Good morning, students. First of all, welcome to all the students in our online YouTube channel School Classes. In the last class, we have already discussed the chemical properties of alkali metals, that is 2 points. Reaction with oxygen and second reaction with nitrogen and reaction with water. Okay, reaction with oxygen, you know that when alkali metals react with oxygen of air to form different types of oxide, that is sodium oxide, sodium peroxide and KO2, potassium superoxide, different types of oxide are there. Reaction with water, they form hydroxide. Okay, but reaction with nitrogen, only lithium react with nitrogen, form an important compound, that is lithium nitride. The important third point, reactivity towards dihydrogen, means reaction with dihydrogen. Third chemical property that is today I am going to explain, reactivity towards the dihydrogen. What happens when the alkali metals react with dihydrogen? तो देखिए यहाँ पे है, when alkali metal react with dihydrogen to form metal hydride. जब alkali metal रिएक्शन करते हैं किसके साथ? डाइहाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्राइड। ओके, फार्मूला क्या है? MH। M मींस मेटल हो गया, कौन सा? एल्कली मेटल हो गया, और H मींस हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड। मेटल रिएक्ट विद डाइहाइड्रोजन तो फॉर्म मेटल हाइड्राइड, बैलेंस किया गया, 2 बढ़ाया गया, 2M प्लस H2 बन गया 2MH। लेकिन यहाँ देखिए दोनों को ऊपर चार्ज है, M प्लस I माइनस, मतलब दोनों एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। In the metal hydride, the metal and hydrogen combine with each other by the ionic bond. अगर ये ब्रेक हो जाएंगे तो क्या बना देंगे? आयंस बना देंगे। और जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं वो आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं मेटल हाइड्राइड में, लेकिन एक मेटल हाइड्राइड है जो कि आसानी से कन्वर्ट नहीं होता, उसको टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ता है। एट 673 केल्विन टेम्परेचर lithium reacts with dihydrogen to form lithium hydride। 673 केल्विन टेम्परेचर पे जब लिथियम को रिएक्शन कराया जाता है डाइहाइड्रोजन के साथ, पास आउट किया जाता है, तो लिथियम हाइड्राइड बनता है। और इसका जो नेचर है आयनिक भी है और कोवैलेंट भी है, अभी आपको बताएंगे। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, ऑल द एल्कली मेटल्स हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड। जितने भी एल्कली मेटल के हाइड्राइड्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं बेटा? ऑल द एल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड। सभी के सभी एल्कली मेटल के हाइड्राइड क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड होते हैं विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन? ऑल द एल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका आंसर ये होगा, ऑल द एल्कली मेटल्स हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू देयर लार्जेस्ट साइज। किसकी वजह होता है? ड्यू टू देयर लार्जेस्ट साइज। उनकी साइज क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, लार्जेस्ट साइज एंड लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। लार्जेस्ट साइज की वजह से और आयनाइजेशन एंथैल्पी के बहुत कम होने की वजह से, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से क्या होते हैं? जितने भी मेटल के हाइड्राइड होते हैं एल्कली मेटल के, सभी आयनिक सॉलिड होते हैं। ओके, क्लियर हो गया? मींस व्हाट विल यू ऑब्टेन बाय दिस रिएक्शन? बाय दिस रिएक्शन वी ऑब्टेन मेटल हाइड्राइड्स व्हिच आर आयनिक सॉलिड एक्सेप्ट लिथियम हाइड्राइड व्हिच इज ए कोवैलेंट सॉलिड। All the alkali metal hydrides are ionic solid with high melting point because of their largest size and low ionization enthalpy। लार्जेस्ट साइज के साथ साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने से। और दूसरा लिथियम के कोवैलेंट हाइड्राइड बनाता है
बिकॉज लिथियम इज द क्या होगा लीस्ट एटॉमिक साइज, लिथियम का एटॉमिक साइज सबसे कम होगा। एल्कली मेटल की बात की जाए तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और लिथियम के एटॉमिक साइज कम होने से जब वो रिएक्शन करेगा तो जो अब एटॉमिक साइज तो कम होगा लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, हाई होगा। अगर यहाँ पे बोला जाए कि लीस्ट एटॉमिक साइज, लीस्ट एटॉमिक साइज एंड हाई आयनाइजेशन एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी के ज्यादा होने से और एटॉमिक साइज के कम होने से यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जो आपका है आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्या होने से, कम होने से, ज्यादा होने से और एटॉमिक साइज के कम होने से लिथियम फॉर्म करता है कोवैलेंट एंगल। ओके, अब हम चलेंगे सेकेंड टॉपिक, मींस आज का सेकेंड है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज का कौन सा है, फोर्थ टॉपिक। फर्स्ट हमने पढ़ा था रिएक्शन विथ एयर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एयर मींस ऑक्सीजन। सेकंड पढ़ा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द वाटर। थर्ड हमने पढ़ा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द डाइहाइड्रोजन। और फोर्थ आज का हम पढ़ेंगे क्या, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए क्या रिएक्टिविटी होती है, हाइड्रोजन के साथ ये कैसे रिएक्शन करती है। तो देखिए ऑल द एल्कली मेटल्स, ऑल द एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, एम से। एम मींस मेटल्स हो गया। ऑल द एल्कली मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन करते हैं क्या बनाते हैं, मेटल हैलाइड्स। क्या बनाते हैं बेटा, मेटल हैलाइड्स। ऑल द एल्कली मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स एंड दीज मेटल हैलाइड्स आल्सो आयनिक सॉलिड। ये जो मेटल हैलाइड होते हैं ये भी क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड होते हैं। लेकिन लिथियम एक ऐसा हैलाइड है, व्हेन लिथियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म लिथियम हैलाइड, लिथियम एक ऐसा हैलाइड है जो कि क्या बनाता है, आपका कोवैलेंट बनाता है। फिर से वही बात आ गई, तो ये कोवैलेंट क्यों बनाता है, व्हाई लिथियम फॉर्म कोवैलेंट हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, because it had lowest atomic size and highest ionization enthalpy। क्योंकि इसकी एटॉमिक साइज क्या होती है, सबसे कम होती है ग्रुप में, और आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या बनाता है, कोवैलेंट सॉलिड बनाता है। अब लिथियम की जगह पे अगर हैलाइड की जगह पे यहाँ Br लगा दें, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड है नहीं, लिथियम फ्लोराइड, तो ये सभी के सभी क्या बनाएंगे बेटा, कोवैलेंट कंपाउंड बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इसी फॉर्म में पाए जाएंगे। लेकिन बाकी जितने भी हैं लिथियम को छोड़ के सभी के सभी क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक सॉलिड बनाते हैं। ओके, यस, द फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट दैट इज रिड्यूसिंग नेचर, reducing nature. What is reducing nature? You know about oxidation and reduction. Gain of oxygen and removal of hydrogen is known as oxidation. Okay, and also gain of hydrogen and removal of oxygen is known as reduction. ऑक्सीजन का अटैच होना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और हाइड्रोजन का अटैच होना और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे वही हम रिड्यूसिंग नेचर रिडक्शन की बात करेंगे। रिड्यूसिंग नेचर, द एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसीलिए इनका यूज रिडक्शन में किया जाता है। ओके, द एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम बीइंग द मोस्ट एंड सोडियम बीइंग द लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम। क्यों? ड्यू टू द स्मॉलेस्ट साइज एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिथियम बीइंग द मोस्ट एंड सोडियम बीइंग द लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट,
lithium is the most because lithium have lowest atomic size and highest ionic size. Here sodium, second element being the least powerful reducing agent. अब ये कैसे हम शो करते हैं कि ये मोस्ट है ये लिस्ट है? तो जो रिड्यूसिंग नेचर है वो किस पे डिपेंड करता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर बात करें तो इसको ई पावर इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ई के पावर माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है बेटा? इसको आप क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। बस ये जानते हो कि ये जो रिड्यूसिंग नेचर है ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से होता है, और कोई जो एलिमेंट जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वह एलिमेंट उतना ही ज्यादा क्या होगा? मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा वह उतना ही कम मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच मेजर द रिड्यूसिंग पावर, जो क्या मापता है? मेजर करता है किसको? रिड्यूसिंग पावर, कितना ज्यादा रिड्यूस होने की शक्ति है। रिप्रेजेंट द ओवरऑल चेंज, उस रिएक्शन में जो ओवरऑल रिएक्शन हुआ है उस रिएक्शन में कितना ज्यादा रिडक्शन की टेंडेंसी है उस एलिमेंट की, वही उसकी रिड्यूसिंग पावर होती है, जिसको मेजर कौन करता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यही मेजर करता है। मतलब हमें रिड्यूसिंग नेचर जानना है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी जानना है। अब हम एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे कोई अल्कली मेटल है सॉलिड स्टेट में है। अब इस सॉलिड स्टेट से जब इसको हीट किया जाए, टेम्परेचर दिया जाएगा तो ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा डायरेक्टली, और आपने पढ़ा था सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ द सॉलिड इनटू गैस विदाउट चेंज इनटू लिक्विड at a fixed temperature is known as sublimation, and the enthalpy energy required to convert this solid into gas is known as sublimation enthalpy या sublimation energy। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो क्या होगी? सब्लाइमेशन एनर्जी या सब्लाइमेशन एंथैल्पी। अब वो मेटल कन्वर्ट हो गया मेटल के फॉर्म, किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। अब वही गैसियस फॉर्म का जो मेटल है वो क्या हुआ? उसको फिर से ले आके किया गया कन्वर्ट, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया। कितना इलेक्ट्रॉन निकला? एक इलेक्ट्रॉन निकला। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है जब निकाला जाता है? द टेंडेंसी टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम, द एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। जितना एनर्जी क्या होती है रिलीज करने के लिए आवश्यक होती है किसी गैसियस सिस्टम से, आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन को, वही तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी जितना एनर्जी निकलेगी वही उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब जो गैसियस आयन हो गया, अब ये गैसियस आयन हो गया, अब ये जो गैसियस आयन है इसको हम लेके क्या कर देंगे? वाटर में डिजॉल्व कर देंगे, और जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर में ये डिजॉल्व होगा, हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन। तो जितना ज्यादा वाटर में डिजॉल्व होगा, और वो तभी होगा जब इसमें एनर्जी होगी, क्योंकि ये तभी तो अटैच होगा वाटर मॉलिक्यूल से। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व दिस मेटल इन वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इस मेटल को डिजॉल्व करने के लिए वाटर में, वही उसका क्या कहलाएगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो लिखा गया है मेटल प्लस आयन, और नीचे क्या लिखा गया? एक्वस, मतलब ये किसमें डिजॉल्व है? वाटर। ये समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर अल्कली मेटल की बात की जाए तो सभी अल्कली मेटल्स ऐसे ही रिएक्शन करते हैं। अब अगर यहाँ पे हम इसको हटा के एक एग्जांपल लें, जैसे हमने क्या ले लिया? सोडियम। सोडियम ले लिया, सॉलिड होता है आप जानते हैं। अब ये सब्लिमेशन हो जाएगा कि कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सोडियम या लिथियम ले लेते हैं। लिथियम हमने लिया सॉलिड स्टेट में, अब ये कन्वर्ट हो गया लिथियम गैसियस स्टेट में। अब ये जो लिथियम कन्वर्ट हुआ गैसियस स्टेट में, तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी? सब्लिमेशन एंथैल्पी।
अब जब लिथियम जो गैसियस स्टेट था, इसको जब हमने कन्वर्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट थी आयनाइजेशन, आयनाइज होने की जो एनर्जी थी आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये किसमें अब कन्वर्ट हो गया, लिथियम प्लस आयन। किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, लिथियम प्लस आयन। अब ये लिथियम प्लस आयन क्या हो गया, यहाँ पे ये लिथियम प्लस आयन वाटर में डिजॉल्व हो गया, वाटर में डिजॉल्व हो गया। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, ओके 3 होता है। अब देखिए यहाँ से 3 था, सॉलिड स्टेट से गैस में कन्वर्ट हो गया। अब फिर से यहाँ से जब कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे 2 ही बचेगा, मतलब एक लॉस हो गया। अब ये जो लिथियम आयन था ये डिजॉल्व हुआ वाटर में, तो वाटर में डिजॉल्व होने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वही उसकी क्या थी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। मतलब एक चीज साफ है कि जिसकी एटॉमिक साइज जितनी छोटी होगी, जितनी कम होगी, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। जिसकी एटॉमिक साइज जितनी ज्यादा होगी उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, उतनी कम होगी। मतलब एटॉमिक साइज और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी घटेगी, और एटॉमिक साइज अगर घटेगी तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखो लिथियम का सबसे कम होता है एटॉमिक साइज, स्मॉल साइज होता है। साइज के कम होने से क्या हुआ, हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी हुई। और जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जब बढ़ेगी तो इसका मतलब है इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये अभी बताया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बेटा, हाई। हाई मींस ज्यादा हो गया, ये हाई है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है कि उसकी रिड्यूसिंग पावर भी क्या है, ज्यादा है। इसीलिए लिख दिया हूं पहले ही कि लिथियम बीइंग द मोस्ट एंड सोडियम बीइंग द लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे ज्यादा लिथियम होगा, सबसे कम कौन सा होगा, सोडियम होगा। समझ में आया। फिर से लिथियम की एटॉमिक साइज सबसे कम, तो जिसकी एटॉमिक साइज सबसे कम उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा। और जब हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी तो हाई उसका क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और किसी भी एलिमेंट का रिड्यूसिंग पावर कौन मेजर करता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा आएगी तो मतलब उस एलिमेंट का रिड्यूसिंग नेचर उतना ही ज्यादा। ओके, यस, द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया मीन्स रिएक्शन अब किसके साथ कराना बेटा, लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराना है। किसका, एल्कली मेटल्स। द एल्कली मेटल्स डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिव्स डीप ब्लू सॉल्यूशन। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। जब एल्कली मेटल को हम अमोनिया के लिक्विड सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो जो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है उसका कलर कैसा होता है, डीप ब्लू सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है, पूरा सॉल्यूशन ब्लू कलर का। विच आर कंडक्टिंग इन नेचर, जो कि कंडक्टिंग इन नेचर होता है, मतलब जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर सकता है। दो सब्सटेंस बाय विच इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजीली कंडक्टर्स। तो ये जो सॉल्यूशन बना है ब्लू कलर का अमोनिया के साथ, जब डिसॉल्व किया गया अमोनिया को किसके साथ, एल्कली मेटल के साथ, और ये डीप ब्लू जो सॉल्यूशन बना ये कंडक्टिंग नेचर है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री भी होंगे तभी तो फ्लो होंगे। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन लिखा गया है, मेटल, कोई भी मेटल, एल्कली मेटल, जब मेटल रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ तो इसका देखिए अमाउंट लिखा गया है X+Y, नंबर लिखा गया है, ठीक। तो यहाँ पे जो बनेगा ये बनेगा क्या, MnH3 ब्रैकेट क्लोज X, इतना कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा एक, इतना एक आपका कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। अब दूसरा क्या बनेगा, प्लस EnH3Y माइनस,
3NH3Y माइनस बनेगा, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। हो गया। अब आप देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन बना इसका कलर ब्लू होगा लैब में, और ये ब्लू कलर क्यों होगा? तो देखिए लिखा गया है ब्लू कलर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे अमोनिया का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और वो एब्जॉर्ब करता है किसको? लाइट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से? विजुअल रीजन से। और विजुअल रीजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट है ही, तो विजुअल रीजन से एब्जॉर्ब करता है, और जिसकी वजह से उस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का, नीला रंग आया है वो किसकी वजह से आया है? नीला ब्लू कलर किसकी वजह से आया? अमोनिया की वजह से, अमोनिया के इलेक्ट्रॉन की वजह से आया बेटा। अब इस अमोनिया के इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ब्लू कलर आया है उसने क्या किया? एब्जॉर्ब एनर्जी, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कहां से एब्जॉर्ब करता है? विजुअल रीजन से। और विजुअल रीजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज हैं, RMI, VU, X, गामा, C, रेडियो वेव्स है, इंफ्रारेड है, वायलेट है, डिफरेंट टाइप्स हैं। ओके, एब्जॉर्ब करता है विजुअल रीजन ऑफ द लाइट को, एंड दस इम्पार्ट्स ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन। और इस तरीके से उस सॉल्यूशन का कलर कैसे में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू। क्लियर हो गया? व्हाट इज द रीजन? व्हेन अल्कली मेटल dissolve in liquid ammonia, the solution obtained that is blue in color and conducting in nature. The blue color of the solution is due to the ammoniated free electron which absorb energy in the visible region of light and imparts blue color of the solution due to the ammoniated free electrons. The solution is used as conductor nature. Okay? अब जब इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री होंगे तो इस सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री है तो पैरामैग्नेटिक होगा सॉल्यूशन के नेचर। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक होता है, एलिमेंट आपको बताया गया है। तो अमोनिया के पास पैरामैग्नेटिक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। पूरा कंडक्टर है, कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन से, मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा। अनस्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन। अगर इस सॉल्यूशन को बनाने के बाद कुछ समय के लिए हम रख दें, अनस्टैंडिंग वैसे ही रख दें, टेस्ट ट्यूब में छोड़ दें, तो धीमे धीमे स्लोली हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलेगा। लिबरेट हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और हाइड्रोजन गैस के निकलने से क्या होगा? फॉर्मेशन होगा एक नए कंपाउंड का, जिसको कहते हैं एमाइड। क्या कहते हैं? एमाइड। MnH2। जैसे सोडियम एम की जगह सोडियम NH2 सोडामाइड हो गया, या सोडियम एमाइड। अब देखो मेटल रख दिया गया, Am लिखा गया। Am मतलब क्या होगा बेटा? सॉल्यूशन इन अमोनिया। ये जो मेटल को डिसॉल्व किया गया पहले किसमें? अमोनिया के सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। इलेक्ट्रॉन होगा फ्री उसका अमोनिया का, प्लस रिएक्शन करेगा अमोनिया से, तो क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन लेके दो हाइड्रोजन निकाल देगा। दो हाइड्रोजन जब निकाल देगा बेटा तो ये क्या बनाएगा आपका? ये बनाएगा क्या आपका? MnH2 प्लस हाफ H2। अब इस साइड काउंट करो 3 हाइड्रोजन है, इस साइड काउंट करो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 यहाँ, 4 को, लेकिन भूल गए हाफ लगाया हूँ। हाफ मतलब 2 से कैंसिल हो जाए, कितना बचेगा? एक ही हाइड्रोजन 2 and 1 3 हो गया, और यहाँ 3 हाइड्रोजन हुआ। ओके, और यहाँ NH2। तो ये समझ में आया कब? जब हम अनस्टैंडिंग पोजीशन लेफ्ट द सॉल्यूशन ऑफ द अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, देन आफ्टर सम टाइम्स दिस लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन slowly liberate hydrogen gas and result in the formation of amide. Okay, if the solution is concentrated, अगर सॉल्यूशन को क्या किया जाए? कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाए, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया जाए, तो वो जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा? अमोनिया के फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और जब अमोनिया के फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसमें कंडक्शन नहीं होगा। कंडक्शन नहीं होगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन का ब्रांच कैसा हो जाएगा? ब्रांच, BRONZE, ब्रांच कलर।
ईथर के जैसा इसका कलर हो जाएगा, ब्रांच कलर में हो जाएगा। और जो ब्रांच कलर में होगा तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते वो डायामैग्नेटिक होता है। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। मींस इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अमोनिया इज प्रेजेंट, therefore its color changes deep to branch color, deep blue to branch color, and also the nature of the also change. It is not paramagnetic due to the absence of free electrons. It is diamagnetic in nature. So okay, thank you.